हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज को आप एक तरह से मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें। जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उसका आंसर मुझसे पहले आप देखें कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, और फिर जितना भी स्कोर आता है उतना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना आज का स्कोर रहा। तो स्कोर कोई भी नहीं बताता है, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि चाहे आप कितना भी स्कोर करें, स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। तो स्कोर ज़रूर बताना है। और आज जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 29 दिसंबर 2021 का। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आगे के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज भी है, इंस्टा आईडी भी है और टेलीग्राम चैनल है जहाँ की आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री नारायण गुरु द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। द बेसिस फॉर डिमांडिंग कास्ट इक्वालिटी बाय श्री नारायण गुरु वॉज। तो श्री नारायण गुरु ने क्या किया था? जाति समानता की मांग की थी और पूछा गया है कि इनकी मांग का आधार क्या था, बेस क्या था बेसिकली। तो इसके लिए 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी। तो ओनली बी क्या है? यह विश्वास की सारी मानव जाति एक ही जाति की है। मतलब जब ये जाति समानता की मांग की बात करते थे कि मतलब कास्ट इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, एक ही जाति होनी चाहिए। तो इनका आधार ये होता था कि जो मानव है वो एक ही जाति का है। ये जो जाति है ये तो हमने बनाई है, तो मानव जाति जो है वो तो एक ही है। अगर हम बात करते हैं मानवों की, मनुष्यों की, तो हम क्या कहते हैं? मनुष्य जाति। तो वो तो एक ही जाति हुई ना। उसमें किसने ये जाति बना दी है ऊंची और नीची? तो ये इनका आधार था बेसिकली कि जो मानव जाति है वो एक ही जाति की है, ना कि अलग अलग की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो श्री नारायण गुरु ने जातिगत अन्याय का मुकाबला करने के लिए एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर का नारा गढ़ा था। यानी कि इनका ये नारा था कि जाति भी एक है हम सबकी, एक ही हमारा धर्म है और एक ही क्या है? ईश्वर है सभी के लिए। उन्होंने 1888 में उस समय के जाति आधारित मानदंडों की अवहेलना करते हुए भगवान शिव को समर्पित अरुविपुरम में एक मंदिर का निर्माण किया। तो एक मंदिर भी इन्होंने बनवाया था भगवान शिव को समर्पित। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है असर्शन और रीजनिंग, तर्क दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है। तो ये जो तर्क और कथन है आपका परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो कथन क्या दिया हुआ है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीला लगान वसूल करना था और कंपनी को निश्चित राजस्व देना था। देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया? जमींदारों को बना दिया, उसके कर वसूलने के लिए ऑनर बना दिया उनको कि अब आपको ही किसानों से कर वसूलना है, टैक्स लेना है मतलब, और कंपनी को एक जो फिक्स्ड रेवेन्यू देना है। तो एक तरह से फिक्स कर दिया था रेवेन्यू कि आपको इतना रेवेन्यू देना होगा। तो तर्क क्या दिया हुआ है इसके लिए कि लगान को लचीला बनाने में कंपनी ने सोचा कि ये जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो लचीला बनाना मतलब कि वो किसानों से मतलब वो अपने हिसाब से कितना भी कर वसूले, लेकिन जो वो वसूलते हैं उसका एक भाग कंपनी ने फिक्स कर दिया कि ये इतना भाग हमें देना है। तो उसके पीछे तर्क क्या देते हैं कि जमींदार जो है उस टैक्स को क्या करेंगे? भूमि के सुधार में लगाएंगे, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये सोचा गया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक उदारवादी नेता होते तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? इफ यू वर अ मॉडरेट लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू हैव टेकन?
अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो देखो हम पहले भी मॉडरेट लीडर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश के कह सकते हैं फ्रेंडली, मतलब ब्रिटिश से जो है थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उनके विरोधी थे। तो वो बस भारतीयों के लिए थोड़ा सा अधिकार चाहते थे और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें भी वो थोड़ी सी जगह चाहते थे भारतीयों के लिए। मतलब कि जो हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें भारतीयों की भागीदारी चाहते थे। मतलब कि एक तरह से फ्रेंडली नेचर था ब्रिटिशर्स के साथ उदारवादी नेताओं का। तो मॉडरेट लीडर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें एक तरह से ये पूछा गया है कि अगर आप उनकी जगह होते, अगर आप भी एक मॉडरेट लीडर होते तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन सा तरीका इसमें से अपनाते। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो कौन सा तरीका आप अपनाते। सीधे सीधे उनका पूछ लिया गया है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी लीडर्स की वो पूछ लिया गया सीधे सीधे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन 2 में क्या है, ए और सी जो है ये स्टेटमेंट जो है सही दी हुई है, ए और सी, यानी कि अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ जन जागरूकता विकसित करते। और तीसरा है जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधियों को भेजते। तो ये दोनों जो तरीके हैं वो अपनाते अगर आप एक उदारवादी नेता होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो जो 2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका, जो रेडिकल्स थे, जो गरम दल के जो नेता थे उनके बारे में दिया हुआ है, यानी कट्टरपंथी जो नेता थे उनकी ये क्वालिटी दी हुई है, तो ये नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो कौन सा वो शहर था जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो ऐसा कौन सा ग्रह है लगभग सेम आकार का माना जाता है पृथ्वी के, तो ये हो जाएगा शुक्र, वीनस। 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची पर विचार करें। देखो यहाँ पर ये नदियाँ दी हुई हैं और इससे रिलेटेड नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो अब देखो अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना रिवर्स के बारे में, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने रिवर्स को अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या है ना लॉजिक लगाना है खुद से ही इसमें, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं दिया है इसमें। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है बाकियों से अलग है। अब मैं आपको बता दूं इसमें पूछा क्या गया है। बेसिकली इसमें 3 नदियां तो ऐसी हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि वो इधर को बहती हैं ईस्ट की तरफ इस तरह से और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। और एक नदी इसमें ऐसी है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरब सागर में गिरती है। तो अब आपको वही पहचाननी है जो अरब सागर में गिरती है, क्योंकि 3 तो इसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाकर के। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसको देखो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सी 3 नदियाँ थी, ये 3 नदियाँ थी हमारी गोदावरी। देखो गोदावरी यहाँ से निकलती है और इधर से जाकर के ये इसमें बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ से कुछ इस तरह से होते हुए यहाँ पर मिल जाती है समुद्र में। और कावेरी नदी जो है ये भी कुछ इस तरह से जाती है और यहाँ पर सागर में महासागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है, यहाँ से फ्लो करती है और देखो ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ये बाकी जो नदियाँ हैं सब ईस्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये वेस्ट की तरफ जा रही है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये डिफरेंस था इसमें, यही हमसे पूछा गया। तो ताप्ती इसमें अलग है बाकी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ज्योग्राफी से लिया गया है। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2 और आपको पहचानना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू।
ए गलत क्यों है भाई, देख लेते हैं। ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पूर्व में स्थित स्थान इसके पीछे होंगे। देखो रिवर्स करके दे दिया है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा टाइम का तो आप इसको तुरंत पहचान लेंगे। तो ये उल्टा क्या दे दिया है, देखो ये दिया है कि ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थान जो है ग्रीनविच समय से आगे होंगे, जबकि ये चीज़ गलत है, आगे नहीं होंगे बल्कि पीछे होंगे, पश्चिम वाले। जैसे अगर हम पृथ्वी को इस तरह से दो भागों में बांट दें, ये ग्रीनविच लाइन मान लो हमने बना दी है, तो ये जो वेस्ट वाला एरिया है, पश्चिम वाला जो भाग है, ये ग्रीनविच के टाइम से पीछे होंगे। अगर ग्रीनविच पर 1 बज रहा है तो उससे पहले का टाइम इधर हो रहा होगा, इधर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व की, पूर्व में स्थित जो स्थान है इसके आगे होंगे ना कि पीछे। तो ये रिवर्स करके दे दिया है। तो ग्रीनविच के आगे ही भारत की भी स्थिति है, जैसे कि ग्रीनविच के पूर्व में भारत की स्थिति है, तो जो भारत का जो टाइम होता है वो 5.5 घंटे आगे रहता है ग्रीनविच से। तो यहाँ उससे भी आप समझ सकते हैं, अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो भारत के टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कथन बी जो है वो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी कुछ इस तरह से मूव करती है, ऐसे। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो ग्रीनविच लाइन से भी देख लो आप, ग्रीनविच लाइन है ये यहाँ पर, और यहाँ पर इधर के जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी जगह है, ये इन सब का टाइम जो है वो ग्रीनविच से आगे होगा। देखो भारत यहाँ पर है और भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है, तो बाकी के जो टाइम है वो पीछे होंगे। मान लो अगर हमारे यहाँ पर अगला दिन आ गया, मान लो आज डेट है 24 जुलाई, और 24 जुलाई में हमारे यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 4 या 5 बज रहे हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कौन सी डेट होगी, 23 जुलाई होगी, क्योंकि वो टाइम क्या है ग्रीनविच से पीछे है। हम आगे चलते हैं, अमेरिका से आगे हमारा टाइम रहता है, तो ध्यान रखेंगे, और डेट भी आगे ही रहती है, वो घंटे के हिसाब से रहता है। तो इस तरह से टाइम का कंसेप्ट होता है। ये टाइम का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है। ज्योग्राफी के मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, 6th क्लास की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, तो वो सारे लेक्चर्स आप ज़रूर देखें। बाकी हम आगे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। तो A जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है हमारी, लेकिन ये जो है तर्क जो दिया हुआ है ये गलत है। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि के बीच का अंतर शायद ही महसूस किया जाता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो कन्याकुमारी में दिन और रात की जो अवधि होती है, दिन और रात का जो अंतर होता है वो महसूस नहीं होता है। उसका रीज़न है कि देखो कन्याकुमारी इतना सा है, ठीक है, इसका जो है वैसा स्पेस नहीं है। जो देशांतरीय विस्तार जो है इसका ज़्यादा नहीं है। देशांतरीय विस्तार के बारे में मेरी ज्योग्राफी के चैप्टर में समझें आप, यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा नहीं है कन्याकुमारी का, तो इसलिए यहाँ पर दिन और रात के बीच की अवधि में ज़्यादा हम अंतर नहीं महसूस कर सकते। लेकिन कश्मीर में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कश्मीर का जो देशांतरीय विस्तार है इससे ज़्यादा है। तो वहाँ पर आप दिन और रात में अब अंतर देखेंगे, उसकी अवधि में अंतर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो देशांतरीय विस्तार दिन और रात की अवधि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ गलत दी हुई है, क्या, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के साथ साथ दिन और रात की अवधि गलत दी हुई है, क्योंकि देखो जो दिन और रात की जो अवधि को प्रभावित करता है देशांतरीय विस्तार तो करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन दी है वो गलत दी है। डायरेक्शन होनी चाहिए थी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। जब हम इधर से ऐसे जाएंगे तभी तो दिन और रात की अवधि में अंतर महसूस होगा। अगर हम ऐसे आएंगे तब थोड़ी ना दिन और रात की अवधि में अंतर होगा, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो डिपेंड करता है किस पर, देशांतरीय विस्तार पर। अब ऐसे देशांतरीय विस्तार मतलब जो चौड़ाई में इस तरह से ज़्यादा होगा, जिसका देशांतरीय विस्तार ऐसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हमें दिन और रात की अवधि में अंतर मिलेगा देखने को, ज़्यादा या कम का। तो देशांतरीय विस्तार पर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन गलत दी हुई है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों की लोकेशन देख लो। मैंने जैसे कि आपको बताया था जो कन्याकुमारी है यहाँ पर है, देखो इतना सा जगह है ये छोटी सी,
ये तो हमने जूम करके देखा है, इसलिए थोड़ा स्पेस इसका ज़्यादा भी लग रहा है। ये वाले मैप में तो बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर दिखेगा ये। तो देश के बिल्कुल छोर पर, दक्षिणी छोर पर ये पड़ता है कन्याकुमारी। और देखो इसका देशांतरी विस्तार जो है बहुत काफ़ी कम है, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि में अंतर हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का आप देखो अगर देशांतरी विस्तार तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई अगर देखो तो ज़्यादा है इसकी। और इसी वजह से यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा दिन और रात के टाइम में। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और किसी चीज़ की विशेषता दी हुई हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि ये किस चीज़ की विशेषता है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सभी जो विशेषता दी हुई हैं ये दी हुई है पठार की। पठार जो है एक उठी हुई सपाट भूमि होती है, एक तरह से हम कहेंगे टेबल की तरह होती है। टेबल में देखा है ना हमने, टेबल ऊपर से कैसे सपाट होती है बिल्कुल। और इसकी एक या अधिक भुजाएं खड़ी ढलान वाली होती हैं, मतलब एक तरह से खड़े ढलान पर होता है ये। देखो पर्वत की तरह ही मान लो, जैसे पर्वत जो है ना, पर्वत तो होता है कुछ इस तरह का, उठी हुई ज़मीन होती है, ये कहलाती पर्वत। लेकिन पर्वत को अगर हम देखो, अगर हम ज़मीन को हम ऊपर से कुछ इस तरह से कर दें, ऐसे सपाट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पठार। और तीसरी क्या विशेषता है, यह खनिजों में समृद्ध है, यानी कि इसमें खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं पठार की। तो पठार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। देखो पठार है क्या, पठार वही जो मैंने अभी बताया कि उठी हुई एक सपाट भूमि होती है ये, और ये आसपास के क्षेत्र के ऊपर खड़ी एक सपाट मेज की तरह है। मेज की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं पठार। और अगर इनकी एज की बात करें तो एज में ये नए और पुराने भी हो सकते हैं, तो पुराने भी, काफ़ी पुराने भी होते हैं ये। एग्जाम्पल अगर हम देखें पठार का, तो भारत में दक्कन का पठार है, दक्षिणी भाग में पड़ता है। और केन्या, तंजानिया और युगांडा में पूर्वी अफ्रीकी पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है और तिब्बती पठार है। तिब्बती पठार लगभग 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक है ये पठार। और आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पठार के लाभ क्या क्या हैं। देखो खनिज में जो है ये समृद्ध होते हैं, भंडार मिलता है खनिजों का इनके अंदर। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि माइनिंग वगैरह होती है फिर इनकी, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और उदाहरण की बात करें कि कैसे खनिज कहाँ पर मिलते हैं, तो अफ्रीकी जो पठार है वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पर सोना और हीरा पाया जाता है अफ्रीकी पठार में। छोटे नागपुर की बात करें, जो छोटा नागपुर का पठार भारत में ही है, इसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज का विशाल भंडार है। और देख लेते हैं इसके एडवांटेज। और क्या है कि पठार में कई तरह के झरने भी पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में भी हैं कई झरने। भारत में हुंडरू जलप्रपात है, छोटा नागपुर पठार में ये पड़ता है। और जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और एक लावा पठार भी है भारत में ही। लावा पठार में जो है वो काली मिट्टी में समृद्ध है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है और उपजाऊ होती है ये मिट्टी, और खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो वनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई है और इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगी। तो आपको बताइए, पर्णपाती जो वन होते हैं उनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, जो कि भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारत का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो बारिश मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश होती रहती है, कुछ महीनों के लिए बारिश होती है। अब जब बारिश नहीं होती है, जो बिल्कुल ड्राई सीजन आता है, उसमें ये वन क्या करते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं पानी की कमी से बचने के लिए। तो वही कहलाते हैं क्या, पतझड़ वन। इनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं, जो कि भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ये और देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में भी मिलते हैं। तो सूखा मौसम जब रहता है, ड्राई सीजन तो जब रहता है, तो पेड़ पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन वनों में जो पाए जाते हैं पेड़, वो पाए जाते हैं दृढ़ काष्ठ पेड़, मतलब कि जो हार्ड लकड़ी होती है उसके पेड़ मिलते हैं, जैसे कि साल, सागौन, नीम और शीशम।
देखो विशेषता क्या है इन वृक्षों की कि ये जो है ना, इन वृक्षों की जो लकड़ी होती है क्योंकि हार्ड होती है तो इसलिए फर्नीचर बनाने के काम में आती है। फर्नीचर या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कोई सामान बनाना होता है तो उसके काम आती है। यहाँ पर जानवर जो पाए जाते हैं बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सब यहाँ पर आम पाए जाने वाले जानवर हैं जो कि कॉमन एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। ये वन जो है मुख्यतः अगर हम बड़े भाग की बात करें तो ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है इसका मध्य प्रदेश में मिलता है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। दूसरे टाइप के वनों को देख लेते हैं। दूसरे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। जो पृथ्वी का जो ये है ना अक्षांश, ये तो विषुवत रेखा हो गई, ये हो गई उष्णकटिबंध वाला हिस्सा, लेकिन ये जो मध्य अक्षांशीय वाले जो हैं यहाँ पर ये मिलते हैं इन वाले एरियाज में। तो अब बात करें इनके कहाँ पर ये मिलते हैं तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। इसमें अगर मुख्य पेड़ों की बात करें तो बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। तो मतलब इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। तीसरे जो वनों का प्रकार है वो है शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन जो है बेसिकली जो ठंडा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मिलते हैं, उच्च अक्षांश में मिलते हैं। ये उच्च अक्षांश जैसे कि 50 से 70 के बीच में यहाँ पर मिलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध के, और इन्हें टैगा भी कहा जाता है। देखो स्टेटमेंट में किसी और वनों को टैगा कहा गया है, लेकिन जो ये शंकुधारी वन होते हैं इनको टैगा कहा जाता है। तो ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कास्ट का मतलब देखो लकड़ी है, लंबी और नरम लकड़ी होती है इनकी, तो इनसे कई सारे काम होते हैं। जैसे कि जो हमारे ये साल सागौन के जो पेड़ थे इनसे तो हम फर्नीचर बनाते थे, लेकिन जो ये शंकुधारी वनों में जो लकड़ी मिलती है इनका यूज़ हम करते हैं कागज़ बनाने के लिए, समाचार पत्र बनाने के लिए, न्यूज़पेपर इनसे बनते हैं, और माचिस बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल हैं ये पेड़ भी। इन वनों में जो मुख्य हैं वो है चीड़, पाइन, देवदार। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं जनरली वो हैं रजत लोमड़ी है ये, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। तो पोलर बियर आपने सुना भी होगा। तो पोलर बियर क्या है, ये स्नो वाले एरिया में मिलता है। तो ये जो है ये तीनों वनों के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेटमेंट में आप इसको एक बार मैच कर सकते हैं। देखो जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़ी सी घुमा फिरा करके दी हुई हैं, ये हमने देख लिया सेकंड थीस में से ही। बाकी देखो ये है गलत यहाँ पर, क्योंकि शीतोष्ण दिया हुआ है, शीतोष्ण नहीं है पर्णपाती वन, शीतोष्ण नहीं होंगे। यहाँ पर क्या था, वो ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जो डिसीडियस फॉरेस्ट थे वो मानसूनी वन थे, तो ये इसी वजह से गलत है। बाकी इसमें भी नहीं होगा। समशीतोष्ण सदाबहार जंगलों में नहीं पाए जाते ये पतझड़ वन है। और यहाँ पर टैगा जो कहते हैं वो कहते हैं किसको, शंकुधारी वनों को, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अभी हम पेडागोजी के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मैं इस वाली सीरीज़ में मैं कंटेंट के ही क्वेश्चंस करा रही थी, तो पेडागोजी के भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं इन दोनों की क्लासेस लिया करूँगी। एक दिन मैं कंटेंट वाले क्वेश्चंस कराया करूँगी और एक दिन पेडागोजी के, क्योंकि पेडागोजी के अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर क्वेश्चंस। पेडागोजी भी करनी ज़रूरी है क्योंकि 20 मार्क्स का उसका पार्ट रहता है सीटेट में। तो और बाकी पेडागोजी तो आपकी और एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी, जिसमें भी सोशल साइंस पेडागोजी पूछी जाती है। तो वीडियोज़ रेगुलर देखें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली के डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।